Good morning students, welcome back. In the previous lecture, we discussed about Ventov factor for solute which undergo association or dissociation, and we modified the colligative properties by using this Ventov factor I, by multiplying this Ventov factor I on one of its side. By using these equation, we calculate the molecular mass of solute if solute undergo association or dissociation. Clear है? Now let's see. This is a case of carboxylic acid. When carboxylic acid dissolve in a polar solvent, it undergo dissociation and number of ions in the solution increases. If carboxylic acid dissolve in a non-polar solvent like benzene, carbon disulfide, it undergo association and it form dimers. एसोसिएशन के केस में क्या होगा, दो यूनिट जो हैं वो जुड़ के सिंगल यूनिट बन जाएंगी. टू यूनिट व्हेन एसोशिएट देन दे फॉर्म डाइमर. थ्री यूनिट एसोशिएट एंड फॉर्म अ सिंगल यूनिट देन दे फॉर्म ट्राइमर. इन कार्बोक्सिलिक एसिड they form dimer due to strong hydrogen bonding between molecule, strong intermolecular hydrogen bonding between molecules. Here let's see, in carboxylic acid there is a two hydrogen bond formed between carboxylic acid molecules. So from that reason among organic acids carboxylic acid has the highest boiling point. तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर न्यूमेरिकल में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ नॉन पोलर सोलवेंट है तो ये एसोसिएशन का केस होगा, और अगर पोलर सोलवेंट है, वाटर दिया हुआ है, तो फिर वो डिसोसिएशन के केस में जाएगा. क्लियर है? तो जैसे एसिटिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, इसके एग्जांपल्स में आपको सोलवेंट बहुत ध्यान से देखना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. इफ़ सोल्यूट अंडरगो पार्शली एसोसिएशन और पार्शली डिसोसिएशन, मतलब कंप्लीट एसोसिएशन नहीं होती ना कंप्लीट डिसोसिएशन होती, 100% आयनाइजेशन नहीं होती, तो उस केस में हम निकालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा. जैसे आपने +1 क्लास में भी पढ़ा हुआ है इक्विलिब्रियम पे, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का केस होता है, जो कंप्लीट आयनाइज नहीं होते, तो वहाँ पे हम डिग्री ऑफ आयनाइजेशन निकालते हैं कि टोटल में से कितना नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड हो गए हैं बाय द इलेक्ट्रोलाइट. तो अल्फा हमें क्या बताएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएटेड आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. या फिर एसोसिएशन के केस में अल्फा कैसे कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ये हमें बताता है फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोइंग एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ टोटल. नाउ इन केस ऑफ पार्शियल डिसोसिएशन और एसोसिएशन वी रिलेट अल्फा विद आई. हम अल्फा कैसे निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ आई, वेंटोव फैक्टर आई. लेट्स सी. फर्स्ट वी रिलेट रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई इन केस ऑफ डिसोसिएशन. अब देखिए, इफ़ वी स्टार्ट विद 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर हम स्टार्टिंग में कितना मोल ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट का, 1 मोल. आफ्टर डिसोसिएशन व्हेन इट फॉर्म्स n आयंस इन द सॉल्यूशन. ये हम एक जर्नल लेके चल रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो A है आफ्टर डिसोसिएशन अगर सॉल्यूशन में आयंस दे रहा है n. जैसे अगर हम इसको अप्लाई करें HCl, 1 मोल HCl ले, आफ्टर डिसोसिएशन ये कितने आयंस देगा, 2, 1 H+ आयन, 1 क्लोराइड आयन. अगर हम कोई और ले जैसे K2SO4, 1 मोल K2SO4 आफ्टर डिसोसिएशन कितने आयंस देगा, 2 K+ आयन, 1 सल्फेट आयन. तो यहाँ पे कितना हो जाएंगे, 3. बट इन जनरल केस हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है कितने आयंस दे रहा है, n आयंस, एज अल्फा इज द फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट. तो अगर हम कहें टोटल ये पार्शियल डिसोशिएट हो रहा है, अगर नंबर ऑफ आयंस बनते हैं इक्विलिब्रियम पे अल्फा बन गई, तो ये कितने रह गए, 1 माइनस अल्फा. जैसे अगर स्टार्टिंग में 100 मोलिक्यूल्स लें और 25 मोलिक्यूल्स आयनाइज हो जाएं, तो कितने बच जाएंगे, 100 माइनस 25. हेयर अल्फा इज़ द नंबर ऑफ आयंस डिसोशिएटेड, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएटेड कितने हो जाएंगे, अल्फा. हेयर कितने नंबर ऑफ आयंस बन रहे हैं, n, तो नंबर ऑफ आयंस डिसोशिएटेड n अल्फा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अनडिसोशिएटेड,
कितना मोल्स इलेक्ट्रोलाइट का अनडिसोशिएटेड रह जाएगा, 1 माइनस अल्फा। क्लियर है। तो एट इक्विलिब्रियम जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है इन द सॉल्यूशन वो कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अनडिसोशिएटेड प्लस number of moles of electrolyte dissociated, 1 minus alpha plus n alpha. Now if we calculate I in this, I क्या होगा, number of ions after dissociation divide by number of ions before dissociation. तो कितने number of moles of electrolyte होंगे after dissociation, 1 minus alpha plus n alpha. शुरू में कितने थे, 1. तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करते हैं, 1 हम इस साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा, I minus 1 is equal to n alpha minus alpha. Here when we solve alpha, it comes out to be I minus 1 divided by n minus 1. Here n is the number of ions formed after dissociation. क्लियर है। अगर हम यहाँ से I निकालना चाहें तो हम उसको इस तरह से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, फॉर्मूला बन जाएगा I is equal to 1 plus n minus 1 alpha. इस इक्वेशन की हेल्प से आप ये देखिए, अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस लेते हैं जो 100% आयनाइज्ड होता है, तो वहाँ पे अल्फा जो होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आफ्टर डिसोसिएशन 100 और बिफोर भी 100, तो यहाँ पे अल्फा 1 होगा। तो हियर आई विल बिकम्स इक्वल टू n। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस है जो पार्शली आयनाइज्ड होता है, तो उस केस में आई विल नॉट इक्वल टू n। तो क्लियर है। तो यहाँ पे हमें ये दोनों फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। अल्फा किसके इक्वल होता है, आई माइनस 1 n माइनस 1, और आई को अगर हमें आई कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ अल्फा, तो हम डायरेक्ट इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। नाउ नेक्स्ट सेकेंड केस इज रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड आई इन एसोसिएशन। देखिए एसोसिएशन के केस में क्या होता है, इफ़ वी स्टार्ट विद n मोल्स ऑफ A when they associate to give AN, अगर n मोल्स हैं A के और वो एसोशिएट होके 1 बना रहे हैं, सिर्फ 1 मोलिक्यूल्स ऑफ AN, जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें एसिटिक एसिड का 2 अगर हम ले स्टार्टिंग में और ये एसोशिएट होके 1 बना रहे हैं, तो ये फॉर्म अ डाइमर एंड इट एसोशिएट एंड गिव अ सिंगल यूनिट। तो अब इस केस में देखिए अल्फा क्या हमें बताएगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कि कितना एसोशिएट हुआ है आउट ऑफ टोटल। अगर हम स्टार्टिंग में n मोल्स ले रहे हैं, 1 बना, तो नंबर ऑफ आयंस देखिए यहाँ पे एसोशिएटेड हो गए अल्फा बाय n। देखिए इसको आप इस तरह से देखिए, स्टार्टिंग में अगर n लिया, n से कितने बन गए 1, n हमने लिया है स्टार्टिंग में, n मोलिक्यूल से कितने बन गया 1 मोलिक्यूल्स ऑफ AN, 1 से कितने बनेंगे 1 बाई n, एज अल्फा मोल्स विल बी फॉर्म्ड आफ्टर एसोसिएशन। ये कितने बनते हैं अल्फा, तो अल्फा से कितने बनेंगे अल्फा बाई n। और सिंपली अगर हम इसको अप्लाई करें, देखिए 2 से कितने बन रहे हैं 1, 1 से कितने बनेंगे 1 बाई 2, तो सिंपल है 1 बाई 2। तो यहाँ पे अल्फा हमें क्या बता रहा है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो अगर अल्फा हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन बता रहा है, तो नंबर ऑफ आयन एसोसिएटेड कितने हो जाएंगे अल्फा बाई n। नंबर ऑफ आयन अनएसोसिएटेड कितने होंगे, शुरू में कितने हैं अगर 1, अल्फा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अनएसोसिएटेड कितने हो जाएंगे 1 माइनस अल्फा। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस आफ्टर एसोसिएशन इक्विलिब्रियम कितने होंगे सॉल्यूशन में, 1 माइनस अल्फा दैट इज अनएसोसिएटेड सोल्ट और अल्फा बाय n एसोसिएटेड सोल्ट। आई व्हेन वी कैलकुलेट आई, नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड आफ्टर एसोसिएशन डिवाइड बाय बिफोर एसोसिएशन, तो कितने होगा, बिफोर एसोसिएशन तो 1 ही है, आफ्टर एसोसिएशन इतने आयंस हैं, तो 1 अगर हम यहाँ लेके जाएंगे i माइनस 1 अल्फा बाय n पहले लेके आएंगे, अल्फा कॉमन लेंगे यहाँ से 1 बाई n माइनस 1, तो अल्फा यहाँ से क्या बन जाएगा i माइनस 1 1 बाई n माइनस 1। बस इन दोनों में देखिए आप, यहाँ पे है i माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1, और इस फॉर्मूले में है i माइनस 1 डिवाइड बाई 1 बाई n माइनस 1।
आप इनको डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं न्यूमेरिकल में, और आपको जो सोल्यूट दिया हुआ है उस पर आप करके भी देख सकते हैं। जैसे अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का केस है तो 2 है यहाँ पे और 1 यूनिट हो गई, तो इन दैट केस n कितना है, डाइमर बना है तो n यहाँ पे 2 है। या आप डायरेक्ट n भी निकाल सकते हैं यहाँ पे 1/2, i यहाँ पे डायरेक्ट भी निकल सकता है 1/2। तो क्लियर है। यहाँ पे भी हम इसको अगर हमें i सोल्व करना है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। i हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें अल्फ़ा गिवन है 1 + 1/n - 1 अल्फ़ा, ठीक है। तो इसकी अल्फ़ा की हेल्प से भी हम i निकाल सकते हैं। अब आप देखिए, जैसे कि अब हम केस देखेंगे। नाउ वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन percent association of acid. Now let's see. 2 gram of benzoic acid C6H5COH dissolved in 25 gram of benzene show a depression in freezing point equals to 1.62 Kelvin. Molar depression constant for benzene is 4.9 Kelvin kilogram per mole. What is percent association of acid if it form dimer in solution? जैसे कि हमें दिया हुआ है यहाँ पे, आप देखिए सोल्यूट क्या है, बेंजोइक एसिड, सोलवेंट क्या है, बेंजीन। कि इन केस ऑफ एसिड इफ सोलवेंट इज नॉन पोलर देन दिस इज ए केस ऑफ एसोसिएशन। और यहाँ पे क्लियर है कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एसोसिएशन, परसेंट एसोसिएशन ऑफ एसिड इफ इट फॉर्म डाइमर। डाइमर बना रहा है एसिड। तो देखिए अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। वेट ऑफ बेंजोइक एसिड कितना गिवन है, 2 ग्राम। वेट ऑफ बेंजीन 25 ग्राम। मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड कैलकुलेट अगर हम करें वो कितना आएगा, नॉर्मल जो मोलिकुलर मास है व्हेन कैलकुलेटेड फॉर बेंजोइक एसिड इट कम्स आउट टू बी 122 ग्राम पर मोल। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमें क्वेश्चन में ऑब्जर्व है वो कितनी है, 1.62 केल्विन। हियर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF कितनी गिवन है, 1.62 केल्विन। KF वैल्यू भी गिवन है। तो फर्स्ट वी कैलकुलेट आई हेयर। हमें इस क्वेश्चन में निकालना है परसेंट एसोसिएशन, हमें निकालना है अल्फ़ा। तो हम इसके लिए आई कैलकुलेट करेंगे पहले। तो आई कैलकुलेट करने के लिए हमें ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दी हुई है, हम कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ से फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग दिस इक्वेशन डेल्टा TF इज इक्वल टू KF M. M हेयर इज मोलैलिटी। व्हेन वी सोल्व इट, मोलैलिटी क्या होगी, देखो वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 वेट ऑफ सोलवेंट इन ग्राम। यहाँ से अगर हम कैलकुलेटेड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालते हैं बाय पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज, KF 4.9, वेट ऑफ सोल्यूट 2000, मास मोलर मास ऑफ सोलवेंट 122, नॉर्मल मोलर मास, वेट ऑफ सोलवेंट 25। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेटेड फ्रॉम दैट इट कम्स आउट टू बी 3.21 केल्विन। ऑब्जर्व्ड जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो इतनी वैल्यू है, जो कैलकुलेटेड आती है नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो इतनी है। तो हम यहाँ से आई निकालेंगे। आई का फॉर्मूला क्या होता है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, 1.62, कैलकुलेटेड कितनी है 3.21। तो यहाँ से आई कितना निकलेगा आपका 0.504। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस में ध्यान रखिए, आपको आई की वैल्यू जो है डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक निकालनी है। पॉइंट के बाद आपको 3 डिजिट तक सोल्व करना ही है। तो इन क्वेश्चंस की आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी है, तभी आप इस क्वेश्चंस का जो न्यूमेरिकल का आंसर है वो एक्यूरेसी से निकाल सकते हैं। एक्यूरेट आंसर आपका तभी आएगा जब आप इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो आप इसमें अब ये देखिए आई निकल के आपका 0.504, 3 डिजिट तक आपको मिनिमम सोल्व करना ही करना है ये। तो अब अल्फ़ा एज एसोसिएशन का केस है तो अल्फ़ा आपका फॉर्मूला लगेगा I - 1 1/n - 1 एंड n इज द नंबर ऑफ आयंस एसोसिएटेड। कितने आयन एसोसिएटेड हुए हैं एट इट फॉर्म डाइमर 2। I कितना है 0.504
4 -1 2 N2, तो हाफ -1 कितना आ गया -0.5। इनको यहाँ से सोल्व करते हैं जब हम, तो एसोसिएशन के केस में अल्फा आता है यहाँ पे 0.992, और अगर मैं यहाँ पे निकालना है परसेंट एसोसिएशन, तो अल्फा कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 100 99.2%। इस केस में आप ये देखिए, अगर आप यहाँ पे आई 3 डिजिट तक सोल्व नहीं करते तो आप 0.5 तक निकालते हैं, तो आपका यहाँ पे अल्फा आ जाएगा 100%। तो इसलिए आपको यहाँ पे जब भी आपको आई निकालना है तो आपको डेसिमल प्लेस के बाद 3 डिजिट तक सोल्व करना है, तभी आप इसको परसेंटेज एसोसिएशन इसकी निकाल सकते हैं। क्लियर है? इस क्वेश्चन में आप एक और तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं, जैसे इसमें आपको ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी गिवन है और मैंने यहाँ पे जो कैलकुलेटेड मोलिकुलर मास होता है, नॉर्मल मोलिकुलर मास, उसको अप्लाई करके कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाली और फिर रेशो से आपको आई। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व है डेल्टा TF आपको दिया हुआ है। देखिए आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, आपको डेल्टा TF गिवन है, को पता है फॉर्मूला क्या होता है KFM। आप यहाँ से मोलैलिटी जो है, देखिए आप मोलिकुलर एबनॉर्मल मोलिकुलर मास निकाल लीजिए, यहाँ से एबनॉर्मल मोलिकुलर मास निकालिए यूजिंग ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पे आई नहीं लगाते तो आपको पता है कि जो मोलिकुलर मास है वो इट कम्स आउट टू बी एबनॉर्मल। यहाँ पे अगर आप डेल्टा TF जो आपकी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसको रख के आप यहाँ से मोलिकुलर मास निकालेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 240। यहाँ पे मोलिकुलर मास एबनॉर्मल आएगा और नॉर्मल मोलर मास कितना है 122। तो आप यहाँ पे आई का ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, नॉर्मल मोलिकुलर मास डिवाइड बाय एबनॉर्मल मोलिकुलर मास। नॉर्मल मोलिकुलर मास कितना है 122, और यहाँ से अगर आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल के मोलिकुलर मास निकालेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 240। तो सेम ही आएगा आपका आंसर यहाँ पे, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये भी इतना ही आएगा यहाँ पे आई। तो आप इसको दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, आंसर आपका यही आएगा 99.2%। क्लियर है? समझ आ गया है सभी को? Now next, one more numerical based on these Vento factor I, using Vento factor I. Calculate the boiling point of solution containing 0.61 gram of benzoic acid in 50 gram of carbon disulfide. Here same solvent is non-polar. So case is also association. Assuming 84% dimerization, boiling point of carbon disulfide is 46.2 degrees Celsius. Kb value for CS2 is 2.3 Kelvin kilogram per mole. देखिए, देखो here case is association, case for association. 84% dimerization means alpha is given to you. Alpha कितना given है 84 by 100 0.84. First solve I सोल्व करेंगे हम सबसे पहले यूजिंग दिस इक्वेशन, अल्फा इज इक्वल टू I-1 1 by n-1। हियर n इज द नंबर ऑफ आयन एसोसिएटेड एट इट डाइमराइज्ड, तो n कितना हो गया 2। अल्फा I-1 1 by 2 minus 1 minus 0.5 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -0.5 अल्फा इज इक्वल टू I-1 I इज इक्वल टू -0.5, अल्फा की वैल्यू क्या है 0.84 प्लस 1 पे हम I सोल्व करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 0.58। फर्स्ट वी सोल्व I, देन कैलकुलेट डेल्टा TB। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है 0.61 ग्राम, वेट ऑफ सोलवेंट 50 ग्राम, मोलर मास ऑफ सोलवेंट कैलकुलेटेड नॉर्मल मोलर मास ऑफ सोलवेंट इज 122 ग्राम पर मोल, बेंजोइक एसिड का मोलर मास। तो अब यहाँ से अगर हम यूजिंग मॉडिफाइड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं, तो इट कम्स आउट टू बी डेल्टा TB। बाई पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इट कम्स आउट टू बी 0.1334 डिग्री सेल्सियस।
सभी वैल्यूज़ को रखें, अगर आई वैल्यू है 0.58 वेट ऑफ सोल्यूट, के बी वैल्यू है 2.3, वेट ऑफ सोल्यूट 0.61, मोलर मास ऑफ सोल्यूट 122, वेट ऑफ सोलवेंट 50। तो डेल्टा टी भी यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट। पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट है कार्बन डाइसल्फाइड का 46.2 डिग्री सेल्सियस, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 46.33 डिग्री सेल्सियस। प्योर सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट देखिए इतना है और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, तो यहाँ पे एलिवेशन हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में, बढ़ा है, तो क्लियर है। तो इस तरह से अगर हमें क्वेश्चन में अल्फा गिवन है किसी भी क्वेश्चन में, तो फर्स्ट वी कैलकुलेट आई, then using modified colligative property we calculate our colligative property whether it will be osmotic pressure, depression in freezing point या relative lowering in vapor pressure, then we solve the question for what will be calculated in that question to you. Now based on this Vento factor there will be some other question. This first question is like that, which of the following aqueous solution has the highest boiling point। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आपके MCQ क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं और आपके अब ये बोर्ड एग्जाम्स में भी आते हैं। तो आप ये देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चंस होते हैं। देखिए हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताना है आपको। इसमें आपको ऑप्शन में क्या क्या गिवन है, 0.1 मोलर KNO3, 0.1 मोलर BaCl2, 0.1 मोलर Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट, 0.1 मोलर K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। As we know, elevation in boiling point is a colligative property directly proportional to IM. Here, all these is an electrolyte which undergo dissociation. M here is molality, but here we use molarity. For aqueous solution it is mentioned molarity, 1 molarity या 1 molality, almost same. तो here when we calculate I for all these, we measure it with elevation in boiling point। देखो अगर हम यहाँ पे सबके लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालें तो वो सबके लिए हम फॉर्मूला लगा सकते हैं IM, इसके लिए भी लगा सकते हैं IM और इसके लिए भी। M सबका सेम है, कंसंट्रेशन सबकी सेम है, तो M सबके लिए सेम होएगा। तो I वैल्यू देखिए यहाँ पे I वैल्यू क्या हो जाएगी, KNO3 कितने आयंस देगा, 1 K प्लस आयन 1 नाइट्रेट आयन, तो यहाँ पे I वैल्यू होगी 2। यहाँ पे इन केस 1 बेरियम आयन 2 क्लोराइड आयन, I वैल्यू आएगी आपकी 3। यहाँ पे I कम्स आउट टू बी 3 सोडियम आयन 1 फॉस्फेट आयन 4, और इन दैट केस I वैल्यू कम्स आउट टू बी 2 पोटेशियम आयन 1 सल्फेट आयन 3। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I वैल्यू। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी I की उतना ज़्यादा एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट में। एज सोलवेंट इन ऑल द केसेस वाटर, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सोलवेंट सेम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेज एज I वैल्यू इंक्रीजेज। तो इस केस में हमें पूछा है सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, दोज विच हैव हाई वैल्यू ऑफ I। इन सभी में सबसे ज़्यादा I वैल्यू किसकी है, Na3PO4, तो आपका आंसर होगा B। दो जो प्रॉपर्टी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये डायरेक्टली रिलेट होती हैं विद I। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ I मोर विल बी द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मोर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। Greater the value of I, more will be the osmotic pressure. As they directly relate also with the depression in freezing point, as more will be the value of I, more will be the depression in freezing point. It means more will be the lowering in freezing point, तो less will be the freezing point of that solution. जितनी ज़्यादा वैल्यू I की होगी उतना फ्रीजिंग पॉइंट में लोअरिंग होगी, तो लेस होगा फ्रीजिंग पॉइंट, और जितनी कम वैल्यू होगी I की उतना ज़्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट रिलेट है, जितनी ज़्यादा वैल्यू I की होगी उतना ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो इस केस में सबसे ज़्यादा वैल्यू I की है Na3PO4 के लिए, तो इन दैट केस तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट किसका होगा,
इस केस इसमें होगा 0.1 मोलर Na3PO4। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट हैज़ द सेम वैल्यू ऑफ वेंटो फैक्टर I एज दैट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इफ इट अंडरगो 100% आयनाइजेशन। इनमें से इन सभी इलेक्ट्रोलाइट में से वेंटो फैक्टर की वैल्यू एज दैट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट जितनी है किसकी इक्वल होगी। देखिए पहले तो निकालिए एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए आई की वैल्यू कितनी होगी। एल्यूमिनियम सल्फेट अगर कंप्लीट आयनाइजेशन में जाएगा तो इट गिव्स 2 आयंस ऑफ एल्यूमिनियम 3+ और 3 आयंस ऑफ SO4 2 नेगेटिव। तो टोटल यहाँ पे आई हो गया 5। नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड आफ्टर डिसोसिएशन 5। तो अब आप इसमें निकालिए। देखिए आई K2SO4 के लिए आई कितना होगा 2K+ आयन 1 सल्फेट आयन 3 K3FeCN6। ये देखिए ये इसमें देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। इसमें जो विद इन दैट कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है ये डिसोशिएट नहीं होगा। ये जो कॉम्प्लेक्स है ये डिसोशिएट होके आयनाइज्ड होगा 3K+ आयन प्लस 1 FeCN6 3 नेगेटिव ये बनाएगा। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है ये आयनाइज नहीं होती है, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें यहाँ पे आपके आयंस बनेंगे 3K+ आयन और 1 FeCN6 होल 3 नेगेटिव आयन। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन होंगे इन दैट केस 4। यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम नाइट्रेट 1 एल्यूमिनियम आयन और 3 नाइट्रेट आयन। तो यहाँ पे भी आई वैल्यू होगी 4। इस केस में देखिए आप आई वैल्यू आल्सो दिस इज अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स गिव 4K+ आयन और 1 FeCN6 होल 4 नेगेटिव आयन एनाइनिक कॉम्प्लेक्स देगा। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस इन दैट केस विल बी 5 सब। अब आप देखिए क्वेश्चन था कि इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट है सेम वैल्यू ऑफ आई एज दैट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट की आई वैल्यू कितनी आई है 5 और इसमें आई 5 किसके लिए आया है डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। K4 FeCN6 होल यहाँ पे एक ब्रैकेट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये बंद होता है, ये आयनाइज नहीं होता, ये केस आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं जो मैं यहाँ पे करा रही हूँ। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज़ द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अब आप बताइए किसका फ्रीजिंग पॉइंट इनमें सबसे हाईएस्ट होगा। मैंने आपको भी बताया था अभी ΔTF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IM आई। यहाँ पे M मोलैलिटी कंसंट्रेशन सेम है, सभी के साथ सेम ही होगा 0.1 मोलर मल्टीप्लाई होगा। मोर विल बी द वैल्यू ऑफ आई मोर विल बी द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो उतना कम होगा फ्रीजिंग पॉइंट। लेस विल बी द वैल्यू ऑफ आई मोर विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट, उतना ज़्यादा होगा। हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट इस क्वेश्चन में उसका होगा जिसकी लेस वैल्यू होगी आई की। यहाँ पे आई वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे 1 बेरियम आयन 2 क्लोराइड आयन 3, यहाँ पे 3 सोडियम आयन 1 फॉस्फेट आयन 4 और यहाँ पे 2 पोटेशियम आयन 1 सल्फेट आयन 3। तो इन सभी में से सबसे कम वैल्यू आई की किसके लिए है 0.1 मोलर KNO3। तो लेस विल बी द वैल्यू ऑफ आई लेस विल बी द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इट मीन्स हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसके लिए होगा 0.1 मोलर KNO3 के लिए। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट वेंटो फैक्टर आई एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट सॉल्यूशन। सारे टॉपिक अब हमने अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं। गो थ्रू दीज टॉपिक्स, गो थ्रू दीज वीडियोज अगेन एंड सोल्व। Students, please solve NCERT exercise or in text question in your notebook and also do practice of conceptual questions based on application of Henry's law, Raoult's law for non-volatile solute and any other azeotropic mixture, minimum boiling azeotrope, maximum boiling azeotropes, Vento factor I, and solve another MCQ question, multiple choice question, assertion reason question based on topics which we discussed in this unit.
सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो बेटा हैं इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से बोर्ड एग्जाम में एक न्यूमेरिकल आपका आता ही आता है, आपको ये ज़रूर करना है। इसमें आपको ये कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिए, कंप्लीट सॉल्व करना है आपको, तभी आप इसमें इन क्वेश्चंस में आप एग्जैक्ट आंसर निकाल सकेंगे। ठीक है, नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट। थैंक यू, टेक केयर।